हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का ये क्लास देख लिया तो आपको हिंदी में 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरी हिंदी एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप हिंदी का पेपर धुआं धुआं उड़ा दोगे। हिंदी के पेपर में आप धुआं धुआं उड़ा दोगे, 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी हिंदी पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को ऐसे 5 क्लास देने वाला हूं, आज हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर साइंस का, और आप हर सब्जेक्ट में 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, और आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आज हम लोग हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट पूरी किताब में से सारा प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो। सभी स्टूडेंट जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है भैया 1000 लाइक का। जल्दी से 24 घंटे के अंदर 1000 लाइक करो। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर ना सब्सक्राइब भी करना। सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, अगर आपको हिंदी से डर लग रहा है ना, आज का ये वीडियो देखने के बाद हिंदी आपको सबसे आसान लगेगा। हिंदी का पेपर आपको बिल्कुल हलवा लगने वाला है। ठीक है, आप लोग भैया 70 नंबर का पेपर है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे। पूरा किताब एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पूरा किताब एक वीडियो में आपका खत्म होने वाला है और ये प्रश्न 2027 बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस 100% आने वाले हैं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे आपको दिया जाएगा हिंदी का पेपर, और हिंदी के पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ आज के इस क्लास में समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम लोग क्लास 10 में देखें तो हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 में 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, 20 में 20 मार्क्स का मतलब 20 नंबर का। और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया, मैं आपको 30 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, और 30 में से 20 ऑब्जेक्टिव, 20 जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके पेपर में आएगा। पेपर में आएगा, बहुत ध्यान से समझना। पेपर से पहले अगर आपके पास 1 घंटे का भी समय बचे तो ये वीडियो आ जाए तो आप बहुत लकी स्टूडेंट हो। आपको ये क्वेश्चन जल्दी से तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, फिर मैं आपको गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। पहला प्रश्न बहुत ध्यान से समझो। पहला प्रश्न है रस मीमांसा के लेखक है। बताओ, 1 अंक का, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती? कितने बच्चे को पता है? बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। का वाला ऑप्शन सही है। चिंतामणि हो या रस मीमांसा हो, बोर्ड परीक्षा में चिंतामणि भी आता है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है, चिंतामणि। ठीक है, तो चाहे चिंतामणि आए या रस मीमांसा आए, दोनों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दूसरा क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। 1 अंक का, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा हुआ है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताओ। आचार्य रामचंद्र, यशपाल भी नहीं है, प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लो। ठीक है, आप लोग आज का ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल तैयार कर लो। फिर आज से हम लोग हर सब्जेक्ट का वीडियो देखने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का क्लास। पाचांग दर्शन के रचनाकार है। पाचांग दर्शन, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, लल्लूलाल हैं, ईशान लखा हैं। तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। ठीक है, आप लोगों के बुक में, आपके पेपर में जो जो प्रश्न आएगा सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 20 अंक आप लोगों का पक्का होने वाला है। फिर मैं आपको सारा कुछ पढ़ाने वाला हूं। 20 अंक सबसे पहले हम लोग पक्का करेंगे, फिर आपको सारा गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सारा कुछ पढ़ाने वाले हैं। बस ध्यान से देखना। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश भी है। हंस पत्रिका के संपादक थे। जो हंस पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? कितने बच्चे को बताए हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये हमारा 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध जो है निबंधकार भी है, आलोचक भी है, इतिहासकार भी है। तो कौन है इन चारों में से? बताओ। बालकृष्ण भट्ट नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी को भैया आलोचक, निबंधकार, साथ में इतिहासकार के नाम से जाना
जाता है। ठीक है, अब यहां तक आपको 5 में 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी का ये पेपर है, बहुत ध्यान से समझना। 6 नंबर क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चे, जल्दी जल्दी समझो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है। देखो आपका अब की बार बोर्ड एग्जाम थोड़ा जल्दी भी होने वाला है, तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। आपको जितना पढ़ा रहे हैं समझो, ऐसे मैं आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखो आपका बोर्ड एग्जाम अगर जल्दी भी हो ना, तो मैं आपको इतना तैयारी करा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में छाप कराओगे 100 में 100 नंबर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? जल्दी से बताओ। रामदास गौड़ नहीं, आचार्य रामचंद्र जी। हमारा राम श्याम सुंदर दास जी है। श्याम सुंदर दास जी हैं संस्कृति और सभ्यता के निबंध के निबंधकार। ठीक है, समझ में आ गया ना? पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग देखने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन पेपर जो है वो हमारा कैसा आएगा। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सबसे पहले कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक खरीद लो जो आपको अच्छा लगे, और आपके पेपर में 20 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, आप लोगों के इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दे रखा है, कोई सा भी बुक आप खरीद लो। ठीक है, और मॉडल पेपर देखो, सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहां आपको मिलेगा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो जो मैं आपको करा रहा हूं पूरा ध्यान से समझो। ठीक है, फिर गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहले आप ये सारे क्वेश्चन समझ लो, फिर आप लोग आगे समझना। ठीक है, देखो लिखा हुआ 8 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक है। बताओ शुक्ल युगीन लेखक कौन है? जो शुक्ल युगीन हो ऐसे लेखक कौन है? बताओ। नाभादास जी हैं? नहीं। ये भी नहीं है। शिव पूजन सहाय जी हैं। कौन है? शिव पूजन सहाय को शुक्ल युगीन लेखक माना जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप तुरंत छाप देना, छाप देना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, मैं आपको ये जो क्लास दे रहा हूं पूरा हिंदी का पेपर समझो आ जाएगा, फिर ऐसे आप लोगों को मैथ साइंस सबका आने वाला है। सब्सक्राइब कर लो, हर बच्चा को सब्सक्राइब करना है और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ताकि वो भी ये क्लास देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला 1 अंक का जरूर आएगा। और मैंने बताया है कि कथन और कारण वाला में आपका हिंदी में ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन सी वाला ज्यादा सही होता है, मतलब ज्यादातर सही होते हैं। तो देखो शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही। शुक्ल युग में भैया हिंदी गद्य साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ था। इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही भैया। शुक्ल युग में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो बहुत ज्यादा बल दिए थे। तो अब देखो यहां आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या है, कथन ए और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही। हमारा दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ज्यादातर ए व सी पर ही लगाना, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, आपका अगर ए नहीं सही है तो सी वाला सही होगा। चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिलान आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में एक मिलान, 1 नंबर का मिलान आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से आएगा, तो बहुत ध्यान से समझो। देखो आपका इधर जो है गोदान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैला आंचल है, और इधर इनके जो है लेखक और कवि हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर कोई एक बताओ, जैसे गोदान के कौन है? प्रेमचंद जी, यानी कि पहले का तीसरा, तो ये वाला तो गलत है वैसे भी, ये वाला भी गलत है वैसे भी। अब देखो इसमें तीसरा है तो ये वाला सही है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यही सही है, ये भी गलत है। ठीक है, और हमारा जो मैला आंचल है ये रेणु जी की रचना है। ठीक है, तो ये आपका ये खा कर लो। ठीक है, का खा गा घा। ठीक है, तो ये आपका का हो गया, ये खा, ये गा हो गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा गा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, और आप लोगों को बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना ही है। ठीक है, आगे आ जाओ। 11 नंबर है, सारंगधर रचना के रचनाकार कौन है? बताओ सारंगधर रचना के रचनाकार कौन है? बताओ। 1 नंबर का परमाल रासो हैं? नहीं। खुमार रासो हैं? नहीं। हम्मीर रासो हैं? कौन है? हम्मीर रासो। मतलब हमारा खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम्मीर रासो जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम्मीर रासो। तो ये 11 ऐसे एमसीक्यू में आने आपको बता दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप समझ लो, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल समझ लो। अगर हिंदी में आपको टॉपर बनना है, 100 में 100 हम कह रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के 100 में 100% लाए हैं हिंदी में, और हिंदी में ला भी सकते हो, बस थोड़ा सा आप हमारे साथ पढ़ाई करो। 100 में 100 नंबर लाना है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं काटना है। तो सबसे पहले आप अपनी राइटिंग पे ध्यान दे देना, राइटिंग पे।
सेकंड, जितना मैं आपको क्लास दे रहा हूं ये क्लास समझो, ये क्लास जितना भी मैराथन है एंड ये सब आपको 95 100 में 100 दिलाएंगे। बस आप जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना समझो, उतना आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक है। आगे आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्यधारा के दो कवियों का नाम। रीति मुक्त, ऐसे दो कवि का नाम बताओ जो रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। अब ऐसे दो कवि कौन से हैं? एक हमारा घनानंद जी हैं और एक हमारा बोधा ठाकुर, यानी कि का और खा दोनों। ध्यान रखना, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिले, ऑप्शन का, वा, खा दोनों, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव का ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन 99% चांस है कि सही होगा, ठीक है। अगर आपको विशेषता आ जाता है, दो विशेषता लिखो, ऑप्शन पहला दूसरा दोनों सही है, तो आप ये समझना कि वो क्वेश्चन का आपका जो विकल्प है वो वही सही होगा, 99% वही सही है, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान रखना, एक कथन और कारण वाला और एक इस वाले का ट्रिक, ठीक है। आगे मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगा। 13 नंबर क्वेश्चन, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? घनानंद जी किस काव्यधारा के कवि हैं? जल्दी से बताओ, घनानंद जी किस काव्यधारा के कवि हैं? बताओ। तो रीति मुक्त काव्यधारा के, रीतिबद्ध नहीं, रीति सिद्ध नहीं, आधुनिक काल नहीं, हमारा रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद जी। जितना क्वेश्चन करा रहा हूं आप बिल्कुल से याद कर लो, याद कर लो। जब पेपर देकर आओगे तब याद करोगे हमें कि सर ने जो बताया था बिल्कुल आया है। बस पहले जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना तैयार तो कर लो, उतना आप याद तो कर लो, ठीक है। फिर आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता। प्रयोगवाद की आपको दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है, ठीक है। देखो, एक तो हमारा घोर वैश्विकता है, एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है। देखो, अगर ऐसे ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन जरूर लिखा रहेगा, ऑप्शन का और खा दोनों, ठीक है, वो आपका सही रहेगा। अभी मैं आपको ऐसे ही बता दिया, घोर वैश्विकता है, यथार्थवादी, यहां दो जरूर लिखा रहेगा। अगर दो विशेषता पूछेगा तो दो लिखा रहेगा, अगर एक विशेषता होगा डायरेक्टली लिख देगा भैया प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी है, ठीक है। जैसे अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। बस टेंशन मत लो, जितना पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़ो। देखो, एक हमारा सप्तक वाला क्वेश्चन जरूर से ही आएगा, चाहे आ जाए तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ 1 नंबर में, या फिर आ जाए दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, दूसरा सप्तक, या फिर आ जाए सप्तक के संपादक कौन थे। सप्तक का संपादक ही पूछ ले कौन था, तो अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय। हो सकता है आगे अभी क्वेश्चन आया कि सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने किया था, ठीक है। और इसमें 7 सप्तक थे, और इसमें दूसरा वाला आप कमेंट बॉक्स में बताओ तीसरा कब हुआ था, 1951 में, 1943 में, 1959 में, या 1979 में। जल्दी से बताओ, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि सप्तक हमारा कब संपादित हुआ। तीसरा 1959 में। अब इससे पहले ही संपादित हुआ होगा दूसरा, क्योंकि दूसरा पहले नहीं आएगा, तीसरा ही पहले आएगा। तो इसमें आपको बस सोच लेना है कौन सा सही है, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। आगे आ जाओ। 16 नंबर, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर पड़ा था? द्विवेदी युग, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा था। महा का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, तो महा मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। गा वाला ऑप्शन सही है। 16 ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप जाके देख लो भैया, 2024 का पेपर उठा लो, 2025 का उठा लो, 2026 का उठा लो, या फिर आप जब 2027 का पेपर देकर आओगे तब उठा लेना और कहोगे सर आपने वही क्वेश्चन करा दिया जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है। बस ध्यान से समझो। 17 नंबर ये क्वेश्चन बहुत बार है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के आपका काव्य संग्रह ली गई है। कहां से ये काव्य संग्रह ली गई है? जो हमारा पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा है, यामा से नहीं, साकेत से नहीं, युग चरण से लिया गया है। कहां से? खा वाला ऑप्शन सही है, युग चरण से लिया गया है। ध्यान रखना, युग चरण से हमारा पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक है वो लिया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। जितने बच्चे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, जितने बच्चे अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, 95% बोर्ड परीक्षा में लाना चाहते हैं, 95%, और रैंक फर्स्ट लाकर आप अपने मम्मी पापा की सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आज सभी बच्चे लाइक कर दो। और ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। लाइक कर दो सभी बच्चे, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हम आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि हर बच्चा 95 लाएगा। बस जितना करा रहे हैं समझ लो, ठीक है, पेपर में छपेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक के 7 कवियों का राहु का अन्वेषी किसने कहा था?
तार सप्तक के 7 कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी एक शब्द कहा था, जो किसने कहा था? नागार्जुन ने, अज्ञेय जी ने ही कहा था। किसने कहा था? अज्ञेय जी ने। तार सप्तक के संपादक भी अज्ञेय हैं, और 7 कवियों का यानी कि राहों का अन्वेषी भी अज्ञेय जी ने ही कहा था। ठीक है, आगे आ जाओ। 19 नंबर, प्रगतवाद के कवि है। प्रगतवाद युग के कौन कवि हैं? कौन है इसमें से प्रगतवाद युग की? सुमंगल सिंह सुमन, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम लोग छोटे से थे ना, जिस स्कूल में 1 से लेकर 8 तक पढ़े थे, 1 से लेकर 8 तक पढ़े थे ना, वो हमारे सर जो थे उनका नाम था शिवमंगल। ठीक है, बहुत अच्छे थे और अभी भी हैं। ठीक है, और उनकी वाइफ का नाम था सुमन। मतलब जब मैं पढ़ता हूं ना तो मुझे याद आ जाता है सर और मैडम का। तो शिवमंगल सिंह सुमन, और वो सिंह भी थे, मतलब ठाकुर भी थे। ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल मैच कर रहा है, और उस टाइम के बुक में भी थे, बुक में ये लिखा था क्लास 8 में, तो पढ़ते थे बार बार। ठीक है, आगे आ जाओ। 20 नंबर, छायावाद युग की मुख्य विशेषता। छायावाद युग, देखो छाया आपको कहां से मिलता है? छाया पेड़ पौधों से मिलता है। पेड़ क्या है? प्रकृति की देन है। प्रकृति का देन है तो बताओ क्या होगा? युद्ध होगा, यथार्थवादी चित्रण होगा, भक्ति नहीं, हमारा प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण होगा। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण होगा। घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दिमाग में छाप लो, दिमाग को एकदम से ये क्वेश्चन लिख लो अपने दिमाग में, बार बार पढ़ो। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। आगे आ जाओ। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल व्याकरण का आने वाला प्रश्न है। हर साल मैं कह रहा हूं भैया, हर साल, बस आप ध्यान से समझो। ठीक है, आज मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का। हर बच्चा अब 95 लाएगा, बस ध्यान से समझो। हर बच्चा क्लास को ध्यान से देखो। नाना नाना वाहन नाना वेसा विशे शिव समाज निक देखा कोह मुख कहूं पाऊं। ठीक है, इसमें आपको कौन सा रस है भैया? अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे ना तो हंसना आएगा, और अगर हंसना आए तो हर बच्चे को पता है कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। हास्य रस। करुण रस का मतलब होता है रोना धोना। ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? कितने बच्चे देखो, हास्य रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव हर साल आता है। तो हास्य रस का हास होगा, करुण रस का शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखो। तो इसमें हमारा हास्य रस होगा, हास्य रस, हास्य रस। ठीक है, अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताओ कि मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें आपको बताओ कौन सा रस है? हर बच्चा कमेंट करो कि मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधा आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बताओ कौन सा इसमें रस है? हर बच्चा कमेंट करना। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ बहुत अच्छे से। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो 22 नंबर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर आपका रूपक अलंकार है, या मक अलंकार? देखो इसमें डायरेक्टली बता दिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें हमारा डायरेक्टली रूपक अलंकार लगा दो, और क्या वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे आ जाओ। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था। देखो एक वाक्य हो गया, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था, ये समझो एक वाक्य हमारा हो चुका है। दूसरा वाक्य जो सरकंडे से बना हुआ था। बहुत सारे नए नए बच्चे जो हैं वो सोचते हैं सरकंडा क्या है सर? सरकंडा जानते हो? जो बांस होता है, बांस देखियो, बांस ऐसे जो बांस होता है ना, ऐसे बांस। ठीक है, तो वो जो बांस होता है वो सरकंडा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद है। अब देखो ये जो वाक्य है इसमें 2 वाक्य मिल गया, इसलिए हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त नहीं है, कठिन वाक्य नहीं है, ये हमारा एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य का मतलब होता है 2 वाक्य मिल गई, तो इसलिए हमारा ये मिश्र वाक्य बना। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 24 नंबर क्वेश्चन, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया वाक्य के कृतवाच्य बताना है। कृतवाच्य होगा दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया, इसका आपको कृतवाच्य बताना है। तो यहां आपका गा वाला से दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाओ। ठीक है, आपको ये बड़ा लग रहा होगा, ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यही सही है, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ठीक है, ये वाला तैयार कर लेना, पेपर में छपेगा। ठीक है, तैयार कर लेना, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। चलो आगे आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, इसमें से स्थानवाचक कौन सा है? प्रतिदिन नहीं है, बहुत नहीं है, आसपास। आसपास का मतलब होता है स्थान।
आसपास का मतलब वो स्थानवाचक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, अध्यक्ष में क्या होगा, अधि होगा, क्या होगा, अधि होगा। बहुत सारे बच्चे छोटा आ लगा देंगे, नहीं, आपका इसमें अधि उपसर्ग है, ठीक है, ध्यान रखना अधि उपसर्ग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक कर ही देते हैं बच्चे इसमें लगभग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ, माता पिता में समास है, माता पिता, जल्दी से बताओ माता पिता में हमारा कौन सा समास है। देखो अगर आप लोगों से माता पिता, जैसे माता और ये बीच में हाइफन पिता लगा हो, भाई बहन लगा हो, सर मैडम लगा हो, तो ये हमारा द्वंद्व समास होता है। कैसा समास होता है, द्वंद्व समास। और अगर जैसे पंचवटी है, पंचवटी का मतलब आगे पंच आ गया, मतलब 5 शब्द आ गया, तो वो दीर्घु समास होगा, ठीक है। ज्यादातर यही आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, द्वंद्व या दीर्घु। तो द्वंद्व का मतलब होता है उसमें हाइफन लगा होगा और एक दूसरे का विभिन्न, माता पिता, गंगा यमुना, ठीक है, ऐसे करके। चलो आगे आ जाओ, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, देव नदी का मतलब होता है गंगा, देव नदी का मतलब है गंगा। चलो आ जाओ, 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, 30 क्वेश्चन रहेगा। मृतका शब्द का तद्भव होगा, मृतका, मृतका का क्या होगा, मृतका का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी हो जाएगा। लास्ट 30 नंबर, तेसाम में विभक्ति और वचन, तेसाम में विभक्ति और वचन क्या होगा, पष्टी विभक्ति बहुवचन, पष्टी विभक्ति बहुवचन। तो ये हम लोगों ने 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, 30 में 30 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। आपको ये पूरा तैयार ही कर लेना है। मैंने आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न समझा दिया, यहां से 20% तो फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आना, 20 प्रश्न फिक्स है। बस आप तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ, आपको ओएमआर सीट दिया जाएगा, ओएमआर सीट में आप अच्छे से भरो और पूरा नंबर उठा लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा 30 ऐसे एमसीक्यू जहां से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम लोग देखें जो गद्यांश पद्यांश से बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब देखो गद्यांश और पद्यांश, 6 नंबर का गद्यांश आएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वो मैं आपके बता रहा हूं, ठीक है। देखो आप लोगों को मित्रता चैप्टर तैयार कर लेना है गद्यांश के लिए, ठीक है, और ममता वाला चैप्टर ध्यान से समझो जितना बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ये 2 चैप्टर तैयार कर लिया, गद्यांश फिक्स है। लेकिन अब की बात 2027 के लिए एक ऐसा गद्यांश बता रहे हैं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भैया अब की बार छपने वाला है और हर साल आता भी है। ईश्वरिया वाले, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, वो वाला चैप्टर जरूर तैयार कर लेना। अगर देखा जाए ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, इससे भैया इतना ज्यादा गद्यांश आते हैं। देखो हर साल अगर देखोगे तो हर गद्यांश इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार आ चुका है, ठीक है। हर गद्यांश लगभग इंपॉर्टेंट है। ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, ये चैप्टर जरूर से तैयार कर लेना हर बच्चा, ठीक है। अभी मैं आपको एक ऐसा गद्यांश ईश्वरिया वाला पढ़ा देता हूं जो बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसको पहले आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो ईश्वरिया का यही अनोखा वरदान है जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरिया घर बना लेती है। ईश्वरिया का मतलब होता है जलन, कि एक दूसरे से जलन करना, ठीक है। घर बना लेती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं का दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। इतना हमारा रेखांकित अंश है, मतलब रेखांकित अंश, ठीक है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव जो है डंस मारते रहते हैं। डंस का मतलब होता है उन्हें सताते रहते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ है डंस के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक स्त्रीलु व्यक्ति करे भी तो आधात से लाचार और वो भोगना ही पड़ता है, ठीक है। एक लाइन का आपको रेखांकित अंश यही वाला करना है, ठीक है। मान लो मैंने इसलिए ये 2 लाइन कर दिया कि अगर वो वाला ना आए रेखांकित अंश तो ये वाला कर लेना। कभी कभी नीचे रेखांकित अंश, देखो आपको सभी लोग पढ़ाते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन आप ऊपर वाला ना आए तो नीचे वाला भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा पूरे गद्यांश के बारे में समझना कि कहीं से भी आ जाए, हम कह रहे हैं चाहे यहां रेखांकित चाहे यहां चाहे जहां आ जाए आप तुरंत कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है 2 अंक, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 अंक, प्रस्तुत गद्यांश में श्लोक में आपका गद्यांश में क्या कहा गया, 2 अंक आपको मिल जाएगा। समझो फिक्स है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो आ जाओ, यहां सबसे पहला समझते हैं संदर्भ। संदर्भ 2 अंक आप बिल्कुल से लिख लो। देखो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित श्री रामधारी सिंह दिनकर, इसके जो लेखक हैं वो श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से नामक मनोवृत्त निबंध से लिया गया है। देखो सबसे पहले जो ये है ना, इसको अलग पेन से लिखना, आपका पाठ और लेखक। अगर सारा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको आप ब्लैक से लिखना,
ठीक है, मतलब अलग पेन से लिखना ताकि ये अलग दिखाई दे, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब आपको देखो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मैं एक ही रेखांकित अंश का व्याख्या करूंगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल दो, ठीक है। अगर दो पूछेगा तो आप प्रथम रेखांकित अंश और द्वितीय रेखांकित अंश दो डालना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया कि स्त्रियां जो होता है अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है, एक वरदान देती है, और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। वो वरदान क्या है? सदैव दुखी रहने का वरदान है, कि मतलब वो हमेशा सोचता रहता है जिस मनुष्य के हृदय में स्त्रियां उत्पन्न हो जाती है वह आकर ही कष्ट भोगता है, वह आकारण ही कष्ट भोगता है, और वह अपने पास विद्यमान आनंद सुख सुविधाओं का उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तु को देखकर मन में जलता रहता है। बस इतना सा आपको करना है। अब देखो एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है, तो यहां आप समझ सकते हो बहुत आसानी से। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्त्रियां उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि स्त्रियालु व्यक्ति जो है सदा दुखी होता है, यह जानना है जो, ठीक है। मतलब ये आप लोगों को बस इतना आपको करना है, 3 क्वेश्चन, मतलब 3 प्रश्न अगर आपने कर लिया गद्यांश का, 3 प्रश्न, तो आपको 6 अंक आपका पक्का हो जाएगा। 2027 पेपर से पहले आप ये वाला गद्यांश पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया है, अब आप लोग एक बार समझ लेना क्योंकि ये पेपर में जरूर आएगा, बिल्कुल से समझ लेना। आगे आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं एक पद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पद्यांश। ये हर साल पेपर में आता ही आता है, हर साल आता है, बस आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो आपका पद वाला चैप्टर, ये पद वाले चैप्टर से सूर, देखो सूरदास शब्द आ गया तो सूर वाले यानी कि सूरदास जी वाले से है, तो देखो पद वाला चैप्टर से हर साल आता है, हर साल। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने एक ऐसा इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है जो रिकॉर्ड तोड़ चुका है, मतलब 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल आ रहा है, तो अब की बार भी आएगा। थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझना, हर साल आता भी है, ठीक है, हर साल आता भी है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो लिखा हुआ ऊधो मन न भय 10-20, हे उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक मन था, एक जो मन था जो दिल से मन था वो कहाँ गया? श्याम संग चला गया, श्री कृष्ण के पास चला गया, और कौ और आधे ईस और इंद्री शिथिल भई केशव बिन, यानी कि केशव के बिना यानी कि श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ठीक है। जो देह बिन शीश, जैसे एक बिना शीश के एक बॉडी होता है उस टाइप से, आशा लगी रहा तन श्वासा जय हूं कोट बईस। अब यहां से रेखांकित अंश है, तुम जो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंद बिन नहीं जगदीश, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, इसमें 3 प्रश्न है, देखो 3 प्रश्न इसमें भी हैं। देखो पहला, प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ हिंदी में व्याख्या अनुवाद लिखो, लो भैया 2 अंक आपको मिल जाएगा। और उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, 2 नंबर यहां मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, 2 नंबर यहां मिल जाएगा। 6 अंक का आपका पद्यांश, देखो जो मैंने आपको पद्यांश पढ़ा रहा हूं बिल्कुल समझ लेना, 6 अंक आपके हाथ में आ जाएगा। जो गद्यांश मैंने आपको पढ़ाया वो बिल्कुल समझ लो, 6 अंक आपके हाथ में आ जाएगा। जो एमसी के प्रश्न मैंने पढ़ाया है अगर वो समझ लिया, 20 अंक आपके हाथ में आ जाएगा। देखो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझ लेते हैं। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्गृहित है। किसके द्वारा? श्री सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, श्री सूरदास जी के द्वारा, और ये पद वाला पाठ है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 2 अंक आपको मिल गया। आगे आ जाओ, व्याख्या समझते हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, मतलब हमारे जो मन है वो 10-20 नहीं है, ठीक है। सभी की तरह हमारे पास भी केवल एक ही मन है, एक ही मन है, जैसा सभी के पास है वैसे मेरे पास भी है। और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया, वो तो श्री कृष्ण जी के साथ चला गया। और अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कैसे करें? अतः जो आप बता रहे हो कि निर्गुण ब्राह्मण की आराधना करो, हम बिना मन के कैसे करें? अर्थात बिना मन के ब्राह्मण की आराधना करना संभव नहीं है। और श्री कृष्ण के बिना हमारा शरीर जो है, हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं, शिथिल हो चुकी हैं, बिना काम की हो चुकी हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है, और हम कृष्ण के बिना मृतवत हैं। और जीवन के लक्षण के रूप में हमारा श्वास जो है केवल इस आशा में चल रहा है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य वापस लौटेंगे और उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। इतना अगर आपने कर दिया, 2 अंक आपका पक्का हो गया। मैंने पूरा व्याख्या कर दिया है ताकि आप लोग भैया कोई सा भी रेखांकित अंश, ये 2 रेखांकित या फिर ये वाला रेखांकित अंश करके दे दिया, ऊपर वाला 2 लाइन, तो आप
भूलो ना, भूलो ना, हमें हमें भाई 95 लाना है, हर बच्चे को 95 दिलाना है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे यहां और समझ लो, श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। अब यहां से रेखांकित अंश है, यहां से देखो, यहां तक हम लोगों ने समझा था, ठीक है। अब हमारा रेखांकित अंश लास्ट वाला 2 लाइन यही है। गोपियां से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, तुम तो श्री कृष्ण जी के अभिन्न मित्र हो, योग विधा तथा मिलन के उपायों का ज्ञाता हो, यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी कि मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से यह कहकर हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ने में मजा आता है, एक बार पढ़ो दिल खुश हो जाएगा। ये फिल्म जो देखते हो ना आजकल, आप एक बार ये हिंदी वाला पढ़ो, पद वाला चैप्टर, दिल खुश हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और था, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों गए, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है। तो उद्धव जी गोपियों को योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा गोकुल आए थे, और ये तो मैंने आपको करा ही दिया। चलो भैया 6 अंक और आपका पक्का हो गया पद्यांश का। जो मैं आपको पद्यांश करा रहा हूं बिल्कुल समझ कर जाओ बच्चों, बिल्कुल मैं आपको ऐसे सारा कुछ पढ़ा दूंगा। आगे आते हैं, देखो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है संस्कृत। संस्कृत का गद्यांश, देखो संस्कृत का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना, वाराणसी बिल्कुल एकदम 100% तैयार कर लेना। और एक भारतीय संस्कृति वाला जो मैं आपको एक यहां करा रहा हूं, जो बहुत बार आ चुका है, ये एक मैं आपको करा रहा हूं भारतीय संस्कृति का, जो बहुत बार आ चुका है, मतलब बहुत बहुत बार रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ठीक है। देखो, मानव जीवन संस्कृतम संस्कृता अस्माकः पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम महत्तम प्रयत्नम आकुर्वन्ते हैं अस्माकम जीवन संस्कृतम यन आचारम विचारम ता तदत अस्माकम संस्कृता, ठीक है। ये आप लोगों का हर साल पेपर में आने वाला संस्कृत का गद्यांश है, या फिर आप लोगों का वाराणसी चैप्टर से हर साल आता है। मतलब मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी चैप्टर खुद से पढ़ लेना, बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप चैप्टर का व्याख्या समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये वाला गद्यांश पढ़ लेना, रिकॉर्ड तोड़ने वाला है आपकी बात, ठीक है। तो ये वाला आपको पता है, ये भारतीय संस्कृति से है। तो सबसे पहले आप संदर्भ डाल दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, किस चैप्टर से है बच्चा? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है, भारतीय संस्कृति वाले पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 अंक, ठीक है। विशेष आप एक बात ध्यान रखना, अगर इस चैप्टर से कोई सा भी गद्यांश आएगा तो आप सेम इस पाठ के शेष सभी गद्यांश का संदर्भ आप ऐसे लिख देना, भैया मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप भूलो ना, ठीक है। कोई आपके लिए इतना मेहनत नहीं करेगा, ये सब नहीं लिखेगा, मैं आपके लिए टाइम बचा के लिख रहा हूं, टाइम लगा के लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो छोटा सा प्रसंग डाल दो, इसमें भारतीयों की संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया, छोटा सा व्याख्या है, अनुवाद समझो। मानव जीवन को संवारना, जो मानव जीवन है, एक जीवन जो हमारा है, इसको संवारना हमारा काम है। हमारे जो पुराने जो लोग हैं, जो दादा प्रदादा, उनकी संस्कृति पर हम चल रहे हैं, ठीक है। संवारना, दोषों को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति है। बस छोटा सा है व्याख्या, ठीक है। अब आपको 2 नंबर आपको इसमें जो आपने संदर्भ और प्रसंग लिखा, 3 नंबर आपको व्याख्या का, 5 अंक आपका पक्का हो गया। बस आप वाराणसी वाला चैप्टर एक बार देख लेना, वाराणसी वाला चैप्टर सभी बच्चे देख लेना 100%, आज ही जाके पढ़ लेना, ठीक है, आज ही पढ़ लेना। क्योंकि भाई जितना मैं आपको करा रहा हूं, मेरा मतलब है हिंदी आपका बिल्कुल खत्म हो जाए। चलो आ जाओ, हम लोग एक पद्यांश समझ लेते हैं संस्कृत का। संस्कृत का एक पद्यांश समझ लो भैया, श्लोक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला श्लोक देखो, बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजया उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता। बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजया उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता। ये भैया ऐसा मतलब हर साल आ रहा है, 2020 से लेके 2021, 22, 23, 24, 26, 27 में भी आएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले संदर्भ समझ लो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है, ठीक है। एंड प्रसंग है, इसमें सिकंदर और पूर्वाज के संवादों के द्वारा वीरता को प्रभाषित किया गया है, जो वीरता है। एंड हमारा अनुवाद है छोटा सा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर जो है वो समान होते हैं, वीर भाव ही वीरता कहते हैं। जो एक वीर होता है, जो एक सैनिक होता है, उसका बंधन हो अथवा मरण हो, बंधन का मतलब होता है शादी हो अथवा उसका अस्थि निकले, वो हमेशा
सीना ताने ही रहेगा, भैया आओ लड़ने के लिए तैयार है, मतलब उनको वीर भाव ही इसलिए वीरता कहते हैं। समझ में आ गया? ये 5 अंक आप बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, हर बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको अब जीवन परिचय पढ़ा रहा हूं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बता ही रखा है। एक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा आपको जयशंकर प्रसाद जी, तीसरा सूरदास, चौथा तुलसीदास, पांचवा महादेव वर्मा। ये 5 और मैंने एक क्लास में पढ़ा भी रखा है, 5 के 5 जीवन परिचय। अभी मैं आपको 2 ऐसा बताऊंगा, एक कवि का एक लेखक का जो बार बार आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। भैया अगर आप रिकॉर्ड देखो 2019 से शुरू हुआ है, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में भी आएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले जिसका भी आप लिख रहे हो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखो। संक्षिप्त जीवन परिचय का मतलब होता है आप एक डिब्बा बना लो भैया, एक छोटा सा डिब्बा, और उसमें सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दो उनका, जितना भी आपका संक्षिप्त जीवन परिचय, जैसे नाम है कुछ इतना ही पॉइंट लिखना है, फिर इसी से आप जीवन परिचय बना देना। रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान आगोना बस्ती, शिक्षा इंटर तक किया था, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, मृत्यु जो है 1941, और उनकी रचना जो है चिंतामणि और त्रिवेणी। बस ये इतना पॉइंट आपको पहले अपनी कॉपी में 5 से 6 लाइन में आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना है। इतना आपने लिख दिया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आप लोग हेडिंग डालो बड़ा वाला जीवन परिचय, बस इतना ही लिखना बच्चा। 1.5 पेज आपका, 2 पेज बहुत है, बहुत है, 1.5 से 2 पेज, ठीक है? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है सन 1884 में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था, इनके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था, और इनकी माता एक विदुषी महिला थी, मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक महिला थी। और इनकी शिक्षा जो है, शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुआ था। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया, मिशन स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया, और इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से किया, मिर्जापुर से मिशन स्कूल में से इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। क्या किया? अध्यापन का कार्य। अब 2 लाइन और बीच में ऐड कर देना, 1 लाइन 2 लाइन 1, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, हर जीवन परिचय में ये कॉमन होता है, ट्रिक समझना। पहला, इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था, और इन्होंने घर पर ही वेद पुराण इतिहास दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन किया था। बीच में ये 2 लाइन कहीं ऐड कर देना, 2-3 लाइन बन जाएगा, फिर आप आगे लिखना। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नगरी प्रचारणी का संपादन किया और हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। और रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 1941 में स्वर्गवास हो गया। 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। जो इनका जन्म है और मृत्यु ये बिल्कुल सही लिखना, अलग पेन से हाईलाइट कर देना। रचनाएं देखो, रचनाएं चिंतामणि है, विचार विथि है, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि, ठीक है? ये हो गया पूरा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय, किसी का भी आप जीवन परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय, फिर आप बड़ा वाला जीवन परिचय लिखना। अब एक हम लोग कवि का देख लेते हैं, जो कि तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का हम लोग देखेंगे। ये भी 5 अंक आप पक्का समझो। देखो, तुलसीदास, सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लो। नाम है तुलसीदास, जन्म है 1532 राजापुर, माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, मृत्यु 1623, रचनाएं आप लोगों का रामचरितमानस, कवितावली, ठीक है? अभी जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो को, प्लीज यार लाइक कर दो, हर बच्चा लाइक कर दो। 24 घंटे के अंदर हमें 1000 लाइक पहुंचना है। अगर 1000 लाइक कर दिए तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे प्यारे बच्चों कि बस 200 बच्चे कम हैं, 200 बच्चे अपना 14 लाख स्टूडेंट होने में, 14 लाख स्टूडेंट होने में 200 बच्चे कम है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 14 लाख हम लोग होने वाले हैं, 14 लाख स्टूडेंट होने वाले हैं। इतने सारे बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है, तो आप जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 14 लाख हो। आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज भी आने वाला है, जल्दी से। तो संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों ने लिख लिया ना, आगे आ जाओ। इनका छोटा सा जीवन परिचय लिखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में बांदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत कष्टों से बीता, ठीक है? तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनकी पत्नी जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब बीच में 2 लाइन आपको याद है ना, इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था और इन्हें वेद पुराण ये भी, ठीक है? और तुलसीदास जी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 1627 ईस्वी में, ठीक है? अब रचनाएं देखो, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, बस हो गया।
आप लोग ये रचना लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो मैंने एक कवि का यानी कि 5 अंक आप लोगों का पक्का करा दिया, एक लेखक का यानी कि 5 अंक, यानी कि 10 अंक आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब कुछ और आप लोग पढ़ लेना 1-2 का, जो मैंने पढ़ा रखा है एक क्लास में, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको जीवन परिचय बताया है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं पत्र लेखन, फिर इसके बाद एक निबंध बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे पत्र लेखन, और ऐसा पत्र बता दूंगा ना जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले आप 3 पत्र तो याद रखना, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं 3 पत्र। पहला गंदगी पर पत्र, ठीक है। दूसरा बिजली समस्या पर पत्र, ध्यान रखना बच्चा जितना करा रहे हैं। तीसरा शुल्क मुक्ति पर पत्र, शुल्क मुक्ति, ठीक है। ये 3 पत्र तो आपको बिल्कुल से ही याद रखना है, मतलब ये 3 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जिसमें से मैं एक करा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो है बिजली समस्या के निराकरण हो तो बिजली विभाग को पत्र लिखो। देखो एक बिजली विभाग को पत्र लिखना है। सबसे पहले आप सेवा में बिजली विभाग मेरठ, अगर आपका भैया गंदगी है तो गंदगी वाले यानी कि सफाई विभाग मेरठ, ठीक है। विषय बिजली समस्या की अनियमित आपूर्ति, ठीक है। ध्यान से देखो, फॉर्मेट समझ लो बच्चा, फॉर्मेट अगर समझ गए ना, फॉर्मेट मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक का भी क्लास जल्दी लाने वाले हैं पत्र का, ठीक है। तो मान्यवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान अपनी बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, ग्रीष्मकाल अर्थात गर्मी में ही होता है, और बिजली समस्या यानी कि बिजली जो है वो जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल बिजली, ठीक है। और कोई भी लोकप्रिय सरकार जो है इसकी उपेक्षा नहीं करता। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई नियमित समय नहीं है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है, जैसे हमारे साइड भी ऐसा ही है, बिजली से बहुत परेशान है, ठीक है। अतः एक सप्ताह में आप इसको दूर करो, मतलब ये जो बिजली की समस्या है इसको दूर करो भैया। एक सप्ताह में 7 दिन का समय है बच्चा, 7 दिन का समय है, आप इसको दूर कर दो, ठीक है। ये आपको अपने बिजली विभाग के पत्र में लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान करें, मतलब ध्यान करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पत्र पड़े होंगे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर कृपया ध्यान करें, कृपया बिजली को समय से निर्धारित किया जा सकता है और शीघ्र कार्यवाही करें। दिनांक आप डाल देना जो भी है, और हम आपके गांधीनगर निवासी अनिल शुक्ला, बस आप नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने आपको एक पत्र समझा दिया। अब देखो, मान लो आप गंदगी पर लिख रहे हो तो कुछ नहीं है, सेवा में गंदगी विभाग मतलब सफाई विभाग मेरठ, विषय है गंदगी का पत्र, गंदगी पर पत्र। अब आराम से लिखो, हम आपके गांधीनगर या हम आपके सुल्तान नगर निवासी, ठीक है, हम अपनी गंदगी को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी भाषा में बना के लिखो। बुक की भाषा छापने से कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भाषा में लिखो बच्चा, पूरा नंबर मिलेगा। तो ये हमने आपको ऐसे आप बना के लिख सकते हो। आप केवल एक बार फॉर्मेट समझ लो, मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा पत्र का, और भी मैं आपको पत्र का, निबंध का, सबका ट्रिक लाने वाला हूं। गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय सबका ट्रिक आने वाला है। हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो हमारा मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आगे आ जाओ। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक ऐसा निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम में आतंकवाद कारण तथा समाधान 7 नंबर पक्का करा देगा। मैंने एक बार आप लोगों को पढ़ाया है, एक बार मैंने कल पढ़ाया था प्रदूषण वाला, प्रदूषण पर निबंध मैंने पढ़ा रखा है। जितने बच्चे नहीं देखे हो जाके देख लो। आज मैं आप लोगों को आतंकवाद पर पढ़ा रहा हूं, दोनों आपको तैयार करना है। आतंकवाद, सबसे पहले हम लोग रूपरेखा देखेंगे। रूपरेखा क्या है? सबसे पहले हेडिंग हम लोग प्रस्तावना, फिर आतंकवाद का अर्थ, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, फिर भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार। 6 हेडिंग डिस्कस करने वाले हैं। और ये 6 हेडिंग अगर आपने अपने पेपर में, हिंदी वाले पेपर में डिस्कस कर दिया, तो समझो आपका 7 नंबर फिक्स है, 7 नंबर आपके हाथ में। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखने वाले हैं।
मनुष्य भय से निष्क्रिय और प्लानवादी बन जाता है। इसलिए हमें लोगों के उत्पन्न जो भय है, कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए बहुत गलत काम करते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं। हिंसात्मक साधन जैसे आतंकवाद, ऐसी स्थिति ही आतंकवाद का आधार है और आतंकवाद फैलाने वाले को आतंकवादी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, आज 5 आतंकवादी ढेर हो गए, आज वहां आतंकवाद हुआ, वही सब है भैया आतंकवाद। ठीक है, बस हो गया। प्रस्तावना अपनी भाषा में छोटा सा बना के लिख दो, छोटा सा बना के लिख दो। अब आ जाओ भैया आगे, आतंकवाद का अर्थ समझ लो, छोटा सा है। आतंकवाद से बने इस शब्द का अर्थ है आतंकवाद का सिद्धांत। ठीक है, यह इंग्लिश के टेररिज्म शब्द से लिया गया है, हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ है पीड़ा, डर, आशंका। जब आतंकवादी लोग आतंक मचाएंगे तो ये एक पीड़ा है भाई, लोगों को पीड़ा उत्पन्न होता है, डर लगता है, मतलब डर सबके अंदर होता है भाई, अपनी जिंदगी को सबसे प्यार होता है। आशंका होता है कब आतंकवादी आ जाएं। ठीक है, तो ये सब होता है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है भैया, एक पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं केवल भारत में है, पूरे विश्व में आतंकवादी हैं। पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो अपने नीच स्वार्थ के लिए गलत काम करते हैं। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। वे आतंकवाद समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में आतंकवाद इस प्रति विकराल रूप धारण कर लिया है। ठीक है, किसी देश द्वारा अन्य देशों में आतंकवादी गुटों का समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी, राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण का समर्थन देने वाली घटनाएं बढ़ेंगी, रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। ठीक है, हमारा भारत में आतंकवाद, भैया भारत में भी आतंकवाद है। आप लोगों ने देखा होगा, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं और आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब सरकारी अधिकारी जो भैया काम छोड़ देते हैं क्योंकि ये सब आतंकवादी बहुत खराब होते हैं, दिया, और इन्होंने झेलना आतंकवाद मतलब फैलाया है। अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग दे दिया। ठीक है, दे दिए, और भारतीयों के पूर्व जैसे राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक बार उग्र अहिंसात्मक हिंसा फैला। और कश्मीर घाटों में भी पाकिस्तानी तथ्यों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्राय राष्ट्रीय पर्व पर भयंकर हत्याकांड का अस्तित्व घोषणा करते हैं। रासायनिक पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इन सब पर भैया जो ये जुट है ना, ये अपना वो करते हैं। ठीक है, सभी को पता है। देखो, आतंकवाद का समाधान कैसे करोगे? भारत में विश्वसनीय स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अपना अनेक सुझाव दिया। कुछ समस्या भी अभी भी अनसुलझी है, बिल्कुल नहीं समाप्त हुआ है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो, जैसे दूसरे देशों से सीमा पार प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों का, विस्फोटक पदार्थों का कड़ी चौकसी, मतलब अच्छे से चेकिंग होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, उसमें कोई गलती ना हो, जो कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और तीसरा, आतंकवाद को महिमा मंडित करने के लिए युवकों का मानसिक जो है बदलने का सुधार किया जाए। बस लास्ट में आपको लिखना है समाधान, लास्ट समाधान है सबसे लास्ट में। ठीक है, यह एक विडंबना है कि हम महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी और महापुरुष जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत रहा है। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश के एकता और अखंडता के संकेत को उत्पन्न किया है, संकट उत्पन्न किया है, और आतंकवादी समूल नाश ही समस्या का समाधान है, मतलब बिल्कुल नाश ही समस्या का समाधान है। और भारत सरकार द्वारा आतंकवाद का निरोध जो है, निरोधक कानून लगाया जाए। ठीक है, बस ये हमारा है बच्चों, एक हमारा निबंध। तो ये मैंने आज आपको समझा दिया पूरा हिंदी, मैंने आपको निबंध भी समझा दिया, जीवन परिचय भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, पत्र भी समझा दिया, जीवन परिचय भी समझा दिया, हर एक टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जीवन परिचय जो मैंने समझाया है वही बोर्ड एग्जाम में आएगा, गद्यांश पद्यांश भी समझा दिया, हर एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारा ऑब्जेक्टिव समझा दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। तो ये है आज का हमारा क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल क्लास। ये वीडियो देखने के बाद हर बच्चा हिंदी में 95% फोड़ कर आएगा। ठीक है, अब आप लोग, मैंने एक मॉडल पेपर हिंदी का दे रखा है, जाके देख लेना, फिर आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। और गणित का भी मॉडल पेपर आप लोग देख लेना, वीडियो के लास्ट में आ जाएगा। आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।